हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आज अपन 6.3 एक्सरसाइज की थ्योरम स्टार्ट करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें 6.3 पर में, 6.4 पर में, 6.5 पर में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में अपन 6.3 पर में स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 10th क्लास का। तो उस ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिस भी स्टूडेंट को मैंने वो लिंक शेयर किया था वो चैनल को ज्वाइन कर लें, और आगे भी अपने दोस्तों के पास आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट आती है आरबीसी से संबंधित या पेपर के पैटर्न से संबंधित या कोई अंक विभाजन से संबंधित या कोई क्लास का वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में मैं शेयर कर दूं, ताकि आप उससे जल्द से जल्द देखें और उसका लाभ उठाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। अब देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल हमारा चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये देख रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इनका लाभ भी प्राप्त हो रहा है, और काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जी बहुत बढ़िया, ये आपकी वीडियो देख के हमें बहुत एक तरीके से कई टीचर भी कमेंट करते हैं कि बहुत यूजफुल है आपकी वीडियो देख के हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो देखिएगा, बहुत बढ़िया है ये बात। एक्सरसाइज 6.3 पर में पढ़ते हैं। 6.3 पर मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप भी पढ़ेंगे अपनी बुक में कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हो, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सबसे पहले इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे नहीं आएगा कि 6.3 पर में लिखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है डेडलाइन का वही आएगा, और आपको समझना पड़ेगा ये कौन सी पर में है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन दो त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से हैं कि छोटे बड़े त्रिभुज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, रीजन भी पता होना चाहिए कि समरूपता हमेशा दो एक जैसी आकृति लेकिन उसका शेप या उसका आकार छोटा बड़ा होता है, उसमें अपन क्या देखते हैं, समरूपता देखते हैं, समरूपता सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई एक थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना लिया, एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे। तो ये आप दो त्रिभुज बनाएंगे, एक थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, एक थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। अब इसका नामकरण भी कर दीजिएगा। ये त्रिभुज है ए, ये है बी, ये है सी, ये आपके पास में डी, ये है ई, और ये है एफ। और देखो, ये दो त्रिभुज बना लिए। इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, जबकि आपको दिया क्या गया है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, ये हमें गिवन है। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूं इसमें हमें क्या लेके आना है। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए इसके सभी संगत कोण बराबर दिए गए, यानी ए डी के बराबर दिया गया, बी ई के बराबर दिया गया, सी एफ के बराबर दिया गया। ये क्वेश्चन जो आपके थ्योरम है पर में है उसमें दिया गया है। अब देखिएगा, अगर हम इसको समरूप करना चाहें तो हमारे पास में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, जो कि हमें दिया गया है, ये तो लेके नहीं आना। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये हमें लेके आना है। अब जैसे करके अपन इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात लेके आ जाएं तो हमारे पास में ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है एंगल ए बराबर, आपने मान लिया एंगल डी के बराबर। कोई जरूरी नहीं कि ए डी के बराबर ही दिया गया, आप ए ई के बराबर लिख सकते हैं, बी आप एफ के बराबर लिख सकते हैं, सी आप डी के बराबर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वैसे हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग अपन मान लेते हैं कि ये संगत कोण है। तो ए डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर। ये जो एल लगा रहा हूं ना भाई, ये कोण है, कोण का साइन है। कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, व कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध
करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का ये बीच वाला साइन है इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है, जो होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, तो उस तरीके का है। अब ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिएगा इसमें रचना करनी पड़ेगी हमें, और रचना देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। रचना करते हैं कि इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में एक इस प्रकार की लाइनिंग करते हैं कि लगभग इस त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि उसको अपन सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसमता का नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें समरूपता लेके आनी है। तो समरूपता का तो नियम लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे समरूप तो हमें बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? सर्वांगसमता बनाएंगे। तो सर्वांगसमता बनाने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। बड़े त्रिभुज में एक आपने इस प्रकार से लाइनिंग कर दी जिसका नाम आपने P और Q दे दिया, P और Q दे दिया। तो आप लिखेंगे, देखो रचना में क्या करेंगे, P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया। एक तीनों में खास बात ये है कि रचना 6.3 में, 6.4 में, 6.5 में तीनों में रचना समान होगी। ये इनमें एक समानता भी है। P को Q से मिलाया, ठीक है, P को बिंदु Q से मिला दिया, और माना कि A के बराबर AB बराबर हमने मान लिया DP, व हमने मान लिया AC के बराबर क्या मान लिया, DQ मान लिया। यानी जो A से लेके B तक की भुजा है वो D से लेके P तक की भुजा के बराबर मान ली, A से लेके C तक की भुजा है वो D से लेके Q तक की भुजा के बराबर हमने मान ली। वेरी सिंपल है, यही रचना तीनों में करनी है। अब ये रट लो, इतना काम तो फिक्स हो गया कि तीनों में आएगा, बस ये इतना काम तो करना पड़ेगा हमें रचना से। अब उपपत्ति देखो, उपपत्ति में देखिएगा सबसे पहले अपन ये कर दें कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर दें। सर्वांगसम कैसे करेंगे कि एक कोण बराबर दिया गया, दो रचना से मान लिया, तो साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में। त्रिभुज आपको दिखाई देगा कौन कौन सा लिखा है मैंने, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पे डायग्राम पे थोड़ा फोकस करिएगा कि डायग्राम में कौन से त्रिभुज हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। अब मैं पहले त्रिभुज ABC लिखा है, फिर DPQ लिखा है, तो पहले त्रिभुज ABC की कंडीशन लिखते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल D, आगे लिखोगे दिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया था A बराबर D के है। दूसरी बात AB बराबर है DP के, और वह यहाँ से AC बराबर है DQ के। तो ये दोनों ही बात क्या है, रचना से है, रचना से या कंस्ट्रक्शन से। AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है, AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है। ये अपन रचना से लिख रहे हैं, ये हमने रचना में मानना है, ठीक है। तो अब देखिएगा रचना क्यों करते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसको हल करने के लिए कुछ अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए अपन रचना करनी पड़ेगी इसको वेरीफाई करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ये एक एंगल बराबर हो गया, यानी एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गई। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, सर्वांगसम का साइन ये है, इस प्रकार से दो लाइन के ऊपर समरूप का जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से,
ये देखो एस ए एस लिख रहा हूं, एस से साइड, ए से एंगल, एस से साइड, साइड एंगल साइड से, यानी दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, सर्वांगसम वे आकृतियां जो दिखने में एक जैसी, आकार एक जैसा होता है, यानी अगर त्रिभुज की बात करें तो उसके सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो गए। ऊपर वाले देखो ये दोनों सर्वांगसम है, दिखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन दिखने में एक जैसे है, एक जैसा ही इसका आकार है, एक जैसे इसके कोण है, एक जैसी इसकी भुजा है। यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो लिखेंगे एंगल बी, यहां से एंगल बी बराबर होगा एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू, व एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी क्यू पी के। अब यहां पे आ जाइए, डायग्राम पे आ जाइए। एंगल बी किसके बराबर होगा, डी पी क्यू, यानी इस एंगल के, यानी ये कोण आपका किसके बराबर होगा, इसके, और ये एंगल सी यहां, ये कोण किसके बराबर होगा, डी क्यू पी, यानी जो बीच में अक्षर आता है उस पे एंगल बनता है, उस पे कोण बनता है। तो यहां से P पे बन रहा है, यहां पे Q पे, यानी B है वो P के बराबर है, C है वो Q के बराबर है। यानी सर्वांग समता रूल ये कहता है कि संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से आपने लिख दिया कि ये B P के बराबर है, C Q के बराबर है, और लिखोगे कहां से, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से ये बात आ जाएगी। ठीक है, अब ये बात आ गई, अब आपने सर्वांगक्षम कर दिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद में ये कोण आपको दिया गया था E के बराबर और C बराबर दिया गया था F के बराबर, जो कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। यहां से जबकि लिखेंगे, जबकि एंगल B बराबर किसके हैं, एंगल E के, व एंगल C बराबर है एंगल F के। यहां पे लिखोगे दिया गया है, दिया गया है, ये बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है। B बराबर है E के, C बराबर है F के, ये दोनों पार्टीशन बराबर हो गए, B B, तो ये भी बराबर होंगे, इसके ये पार्टीशन बराबर हो गए तो ये भी बराबर है, यानी B P के बराबर है, B E के बराबर है, P और E आपस में भी बराबर होंगे। इसलिए एंगल E बराबर होगा एंगल DPQ के, एंगल E बराबर होगा, यानी ये कोण एंगल E कोण DPQ यानी इस कोण के बराबर होगा, और एंगल F कोण DQP यानी इस कोण के बराबर होगा। ये बात हो गई। इसलिए एंगल E P के बराबर होगा और एंगल F किसके बराबर होगा, एंगल DQP के बराबर होगा। ये समझ गए, यानी ये अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। अब यहां तक सभी के समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या क्या इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हम ये B P के बराबर हैं और C Q के बराबर हैं, जबकि B E के बराबर दे रखा है, C F के बराबर क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ये क्या है, B P E के बराबर हो जाएगा, Q F के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करना है हमें। अब आप यहां से देखेंगे कि त्रिभुज, मैं यहां से लिखूं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हैं। आप इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई दो समांतर लाइन है, मैंने इसका नाम दे दिया LM और इसका दे दिया PQ, ये हमारे पास में कोई भी दो लाइन समांतर लाइन है, अगर इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक ही ओर बने कोण यानी संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये हमारे पास में 70 डिग्री का है तो ये फिक्स होगा कि ये 70 डिग्री का ही होगा। तो इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे PQ और EF में ये कोण बराबर हैं,
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कोण बराबर है तो ये LM यानी ये 70 है ये 70 है, तो जो LM भुजा है वो PQ के समांतर है। अगर LM भुजा PQ के समांतर है तो यहाँ पे बनाए गए कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से P और E एंगल बराबर हैं तो ये दोनों भुजा PQ और EF दोनों भुजा एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो आपको ये समांतर बनाना है, ठीक है। आपको तो साइड का रेशियो बनाना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि E P के बराबर है, F Q के बराबर है, तो भुजा, तो जो PQ भुजा है वो समांतर किसके हो जाएगी, EF के समांतर हो जाएगी। इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है फिर दिखाई नहीं देगा आपको। PQ EF के समांतर होगी। समांतर भुजाओं के द्वारा कोई तिर्यक रेखा, समांतर भुजाओं पे कोई तिर्यक रेखा अगर काटते हैं तो एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए ये क्या हो, PQ EF के समांतर होगी। और PQ EF के समांतर है तो आपने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज में कोई भुजा उसको किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है तो इस भुजा के द्वारा इन दो भुजाओं पे काटे गए अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। वो आपने प्रमेय 6.1 में अच्छे से पढ़ा है। अगर ये भुजा इसके समांतर है यानी ये भुजा इसके समांतर है तो PQ के द्वारा इन दोनों भुजाओं पे काटे गए अनुपात हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दो। तो आपके पास में DP बटा PE बराबर हो जाएगा DQ बटा QF आ गया। और कहाँ से लिखोगे, थ्योरम BPT से या थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का ही शॉर्ट नाम लिख दिया मैंने, BPT थ्योरम। क्या लिख दिया, BPT थ्योरम से ये आपके पास में आ जाता है। यानी इस PQ भुजा के द्वारा काटे गए अनुपात DP और PE और DQ और QF। आगे यहां तक क्लियर होगा। अब देखिएगा रचना में हमने क्या माना था, DP का मान कितना माना था, AB माना था। DP का मान कितना माना था, AB माना था। लेकिन एक बात यहां से और भी है कि हमारे पास में ये भी मान आना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, हमें तो अनुपात किसमें, हमें निकालना क्या है बताओ। अब इतना तो पता होगा आपको, हमें निकालना ये है कि AB यानी हमारे पास में कोण बराबर है। दूसरी कंडीशन यानी संगत भुजाओं का अनुपात अगर हमारे पास में आ जाए तो AB अनुपात हमारे पास में आ जाए DE बराबर हमारे पास में AC बटा ये आ जाए DF और ये आ जाए हमारे पास में BC अपॉन में EF। अगर ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में आ जाए, कैसे भी करके ये अनुपात हमारे पास में आ जाए तो हम ये कंडीशन यहाँ से बता सकते हैं कि कोण हमें बराबर दिए गए थे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास में यहाँ तक कोई DE नहीं बन रहा, तो मैं इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, PE बटा DP बराबर ये बनेगा QF बटा DQ। इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया यानी इसका व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया। अब उल्टा करके मैंने क्या किया, बोथ साइड 1 प्लस करने पे, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे तो ये बन गया PE बटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बताऊंगा किस प्रकार से लिखेंगे। इज इक्वल टू QF बटा DQ प्लस में 1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। एक तरफ जोड़ेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, इसको संतुष्ट करने के लिए दोनों तरफ आपने एक एक जोड़ दिया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, DP नीचे वाले का एलसीएम आ गया तो DP का मल्टीप्लाई 1 के साथ में ये जाएगा PE प्लस में DP बराबर ये आपके पास में क्या बन जाएगा DQ और ये बनेगा QF प्लस में DQ। ये PE और DP यानी इसका और इस दोनों का प्लस करेंगे
तो पूरा क्या बनेगा, DE बनेगा। तो PE प्लस में DP को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं DE। क्या लिख सकते हैं, DE बटा क्या लिखेंगे, DP। DE बटा DP बराबर इसको QF प्लस में DQ, इसको जोड़ोगे तो DF बनेगा। क्या बनेगा, DF बनेगा। और ये है DQ, ये क्या है, DQ है। अब देखिएगा आपके पास में अनुपात आ गया। अब इनको वापस रेसिप्रोकल कर देते हैं। वापस क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब मैं साइड में लिखना चाहूँगा, ये बात हमें लेके आनी है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना आप रफ कॉपी में कि ये बात आ जाएगी तो हम इसको प्रूव कर देंगे। अब तो बस लास्ट ही चल रहा है, ये प्रूव हो गई है। एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा बताएंगे, धैर्य बनाए रखें। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैं दोबारा बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार पढ़ोगे लगभग 20% समझ में आएगा, एक दो बार और रिवीजन करना पड़ेगा तो आपके लगभग 90 और 100% समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है, इसको बार बार थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले करवा दिया है, यानी आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। यानी कई स्कूलों में क्या होता है, ये लास्ट में करवाया जाता है हार्ड के तौर पे ये बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। अब देखिएगा ये बात आ गई, मैं इसका वापस रेसिप्रोकल करूंगा, लेकिन ये बात आप अगर नहीं भी करते ये बीच वाला स्टेप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ही समझिएगा बाद में करने की बात है ये। तो आप लिखेंगे वापस रेसिप्रोकल की बात है तो उल्टा करना है, इसको वापस घुमा देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देना है। तो DP बटा आपके पास में क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। ये से कर सकते हैं अपन DQ बटा DF, ये बात आ गई। लेकिन आपने रचना में तो DP का मान AB माना था और DQ का मान AC माना था, तो DQ का और DP की जगह आप वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास में AC बटा DE यहाँ पे इज इक्वल टू ये आएगा, AC नहीं ये AB है, AB बटा DP के बराबर AB है और DE नीचे है। DQ के बराबर क्या है, DQ के बराबर आपने माना था AC, तो यहां से आप AC रखेंगे, AC बटा DF यहां पे लिखेंगे। यहां पे आगे लिख देना कि DP बराबर हमें AB दिया गया था, वह DQ बराबर हमें AC दिया गया था। ये थोड़ा सा आगे लिख दोगे तो पता चल जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी कि डायरेक्ट AB और AC कहाँ से आ गया। ये आप लिख देना रचना से ये हमने माना था, जो कि आपने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब आपको दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, अब तीसरी भुजा का अनुपात और आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब वही प्रक्रिया, अगर आपने PQ इसके समांतर लिया है EF के, तो आप PQ इसके समांतर लेंगे तो आएगा। लेकिन वो बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना काम अच्छे से किया है तो लिखेंगे इसी प्रकार से आपके पास में AB बटा DE बटा इज इक्वल टू क्या आ गया, BC अपॉन में ये कौन सी भुजा बच गई, EF। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिख देना आगे, इसी प्रकार से AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF ये होता है। यानी इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या है, इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर ही होगा। तो लिखेंगे AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF इज इक्वल टू ये क्या रिजल्ट आएगा, BC बटा EF आ गया। यानी ये आपको लेके आना था और ये आपके पास में आ गया। क्या प्राप्त हो गया, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर प्राप्त हो गया। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात आपने बराबर निकाल लिया, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती है। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के समरूप है
यही आपको प्रूव करना था। ये आपके पास में HP आ गया, हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा दोबारा एक बार फिर से इस सर्वसमीका को अपन एंगल भी पढ़ सकते हैं। एंगल समरूपता क्या पढ़ सकते हैं? एंगल ट्रिपल ए समरूपता परमेय, इस प्रकार से भी आ सकती है। एंगल समरूपता परमेय लिखिए। इसके बाद में आपके पास आएगी साइड ट्रिपल एस समरूपता परमेय। इसके बाद में आएगी साइड एंगल साइड से, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस क्लास में तो एक ही रखने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। तो लेकिन पहले एक पढ़ें, इसके बाद में सेकंड पढ़ें। दोबारा आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे त्रिभुज दोनों समरूप कहलाएंगे। ये बात आपको दी गई थी। संगत कोण बराबर दिए गए, संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर निकाल दिया है, तो ये समरूप होंगे। तो सबसे पहले ये दिया गया है, ये हमें दोनों को समरूप सिद्ध करना है। रचना हमने मानी कि PQ को सबसे पहले छोटे बड़े दो त्रिभुज बना लिए, बड़े वाले त्रिभुज में अपन रचना करेंगे, उसको छोटा बनाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें क्या करना है? सर्वांगसम करना है। हम सर्वांगसमता का रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि समरूप तो हमें सिद्ध करना है, तो सर्वांगसमता हमारे पास में ऑप्शन बचता है। सर्वांगसमता लगा के इसमें संगत कोण बराबर करेंगे। तो ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे छोटे वाले, जिसमें A और D तो बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, जबकि रचना से आपने मान लिया कि दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये आपने मान लिया। तो ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। साइड एंगल साइड से, यानी दो साइड बराबर है, एक कोण बराबर है, तो दोनों सर्वांगसम होंगे। ये बीच वाला साइन सर्वांगसमता का है। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि सर्वांगसमता जहाँ पे लागू होती है वहाँ, जैसे कि आपने त्रिभुज पे सर्वांगसमता लागू की है तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। इसलिए एंगल BP के बराबर होगा और एंगल CQ के बराबर होगा। जबकि क्वेश्चन में तो दिया गया BE के बराबर है, CF के बराबर है, यानी ये इसके बराबर आपने सिद्ध कर दिया, जबकि क्वेश्चन में तो ये दोनों बराबर दे रखे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो EP के बराबर होगा, जैसे कि EP के बराबर होगा और FQ के बराबर होगा, यानी ये PE के बराबर होगा और QF के बराबर होगा। ये कब बराबर हो सकते हैं? जब कोई दो समांतर लाइनें, देखो जब कोई दो समांतर लाइनों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपके पास ये P और E क्वेश्चन में दे रखा है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, E है। अगर ये कोण दोनों बराबर दिए गए, इसका मीन्स ये रेखा इसके समांतर होगी, यानी PQEF के समांतर होगी, तो PQEF के समांतर होगी। और PQEF के समांतर होगी, BBT थ्योरम से आपने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में ये दो भुजाएं समांतर होती है तो इस PQ भुजा के द्वारा दो भुजाओं पे काटे गए अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। तो DPPE, देखो DP और आपके पास में DP और PE और DQ और QF का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं DP और DE और DQ और DF लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहे तो ये प्रोसेस कर देना, थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल कर देना। BBT थ्योरम से आपने लिख दिया, इसका उल्टा कर देना, यानी हमें तो चेंज PE में, हमें देखो DP में हमें कोई चेंज नहीं करना, DQ में हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने DP और DQ को AB और AC के बराबर मान रखा है। हमें तो चेंज करना है इसका, किसका? PE का। PE को हमें DE बनाना है और QF को हमें DF बनाना है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, LCM DP और DQ आ जाएगा। अब LCM आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ये टोटल आपके पास में क्या बन जाएगा? DE बन जाएगा, और ये टोटल आपके पास में क्या बन जाएगा? DF बन जाएगा। फिर वापस रेसिप्रोकल कर देना, वापस उल्टा कर देना इसका, तो आपने DP और DQ ऊपर लेके आ गए। DP आपने माना था AB के बराबर, रचना से माना था, और DQ का मान आपने माना था AC के बराबर।
लेकिन इसी प्रकार से अब आपको आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि ए बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ। जो कौन सी साइड बच गई, बी सी और ई एफ का अनुपात भी क्या होगा, ए बी और डी ई के बराबर होगा। जबकि यहाँ से ए बी और डी ई ये आपने सिद्ध कर दिया है, ये बात बराबर है, तो ये बात भी तीनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ये कंडीशन आपको गिवन थी, ये आपने निकाल दी थी। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रमेय कंप्लीट हो जाती है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने टाइम थोड़ा जरूर लगाया है, लेकिन अगर आप अच्छे से गहन अध्ययन करोगे तो आपके ये अच्छे से याद हो जाएगी। तो लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, इसको एक दो बार आप रिपीट करिएगा। मेरा यही मानना है कि आपके लगभग, मैं तो ये मानूँ आपके 30% अगर समझ में आ गया है तो सोने पे सुहागा है आपके। अगर दोबारा या 2 बार और निकाल दोगे तो ये आपके 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे नेक्स्ट वाली प्रमेय पढ़ेंगे 6.4। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।